हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यहाँ वॉक कर रहा हूँ एज यूजुअल। वॉक करते करते आज मैं आप सभी को एक हेल्थ अवेयरनेस देता हूँ। और आज का जो है अवेयरनेस जो है 60 एंड अबव के लिए, जो रिटायर्ड हो चुका है, स्पेशली जो रिटायरमेंट में जो जा रहे हैं और रिटायरमेंट हो के जो बैठ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आज एक हेल्थ अवेयरनेस देता हूँ कि रिटायरमेंट का समय में आपको आपका हेल्थ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, सभी को होना ही है एक ना एक दिन। तो ये एक लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है। तो उसी में भी आप अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, अपने आप को डिजीज़ फ्री रखने के लिए आप क्या क्या कर सकता है। तो और स्पेशली जो मॉर्निंग वॉक का बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने से आपका जो 60 एंड एज में बॉडी में क्या क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 6 पॉइंट सिर्फ बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा है बहुत बेनिफिट्स, लेकिन 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताता हूँ, स्पेशली रिटायर्ड पर्सन्स, रिटायर्ड लोगों के लिए जो अभी घर में बैठ रहे हैं, उन सब के लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करने से रिटायरमेंट और एज 60 ईयर्स एंड अबव के लिए सबसे नंबर 1 बेनिफिट्स ये है कि आपका जो ब्लड शुगर जो है कंट्रोल होता है। रिटायरमेंट जब एज हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो भी कम हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली एज का साथ में कम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप डायबिटीज़ नहीं होने से भी आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है रिटायरमेंट पीरियड में। अगर रिटायरमेंट तक आपका डायबिटीज़ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो भी गया तो वॉकिंग करने से आपको कंट्रोल होगा। तो डायबिटीज़ सेंसिटिविटी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो वॉकिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। जैसे हमारा जो पेंक्रियास जो है इंसुलिन रेगुलेटर और इंसुलिन सेक्रेटिंग सेल्स लोग हैं, तो वो लोग हेल्दी होता है रेगुलर वॉकिंग करने से। तो इसलिए जो डायबिटीज़ का जो दवाई जो खा रहे हैं और जो डायबिटीज़ नहीं हुआ है तो वो भी होगा, क्योंकि एज हो जाने के बाद जो इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाने की वजह से आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक करते रहना है रिटायरमेंट में भी। उसके बाद नंबर 2 जो है हमारा जो जॉइंट का स्टेबिलिटी। जो रेगुलर वॉक करने से क्या होता है कि जॉइंट का स्टेबिलिटी बढ़ता है। जॉइंट का स्टेबिलिटी जो हमारा जो कार्टिलेज का जो कुशन इफेक्ट जो बोलता है ना, कुशन इफेक्ट, क्या होता है कि हमारा जॉइंट में जो उसमें एक कार्टिलेज बोल के एक होता है जो जॉइंट को कार्टिलेज एंड मसल्स जो जॉइंट को सस्पेंड करके रखता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जब एज हो जाता है 60 प्लस हो जाता है तो हमारा जो सार्कोपेनिया, जो हमारा मसल का जो बल्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर कार्टिलेज भी धीरे धीरे उनका फंक्शन जो है श्रिंक होना हो जाता है। तो जॉइंट को एक सस्पेंशन बना के रखता है, एक्चुअली सस्पेंशन मैकेनिज्म बोलता है उसको। वो कार्टिलेज और मसल मिल के हमारा जॉइंट को बांध के रखता है, और जॉइंट का जो शॉक एब्जॉर्बिंग जो प्रॉपर्टी है वो उसको मेंटेन करता है। तो हम जब तो एज हो जाएगा तो वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसलिए एज में अगर आप थोड़ा सा स्लिप करने से, थोड़ा सा गिरने से जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। और अगर कुछ भी नहीं करने से भी कभी कभी आपका बॉडी वेट से भी हम लोग उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, वो अपने आप भी फ्रैक्चर होकर बैठ जाता है। तो वो क्या होता है, तो उसको बचने के लिए हमारा जो है रेगुलर वॉक करना होता है। तो रेगुलर वॉक करने से क्या होता है कि वो जो कार्टिलेज मसल्स लोग कॉन्ट्रैक्शन करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो मसल जो वेस्टिंग नहीं होता है, तो आपका मसल जो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है और कार्टिलेज भी साथ में स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका कारण से आपका जो कुशन इफेक्ट और शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है वो मसल का इंटेक रहता है, जिसका वजह से आपका जॉइंट स्टेबिलिटी हमेशा बरकरार रखता है। तो इसलिए जो जिसका रिटायर हो चुका है तो हमेशा वॉक करते रहना है, जो अपना जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, जॉइंट एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका जॉइंट के बाद, जो नेक्स्ट एडवांटेज जो है वॉकिंग का, वो है आपका इम्यून सिस्टम। जो हम जब एज हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल फाइट मैकेनिज़म्स जो हमारा बदन में है, WBC और हमारा NK सेल्स लोग का जो फंक्शंस जो है कम हो जाता है, उनका एज का हिसाब से कम होते जाता है। तो जब हम नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जाता है तभी हमारा इन्फेक्शंस वगैरह होता है, चेस्ट इन्फेक्शंस एज में जल्दी जल्दी होता है ना, अस्थमा वगैरह या जो भी इन्फेक्शंस है जो चेस्ट को ख़राब करता है या फिर लंग को ख़राब करता है या हार्ट को, मतलब डायरिया, ये सब कॉमन जो बीमार है ये में ओल्ड एज में क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एज का साथ कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग एज में बीमार भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो उसमें उसको बचने के लिए हमारा जो नेचुरल इम्यून बूस्टर मैकेनिज़म्स जो है, हम जब नेचुरली बिल्ड को करते हैं जब हम रेगुलर वॉक करेगा, तो रेगुलर वॉक करने से हमारा जो नेचुरल जो प्रोटीन्स जो है वो भी बन जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस का वजह से। जो नेचुरल फाइट मैकेनिज़म्स जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए एज में अब अगर 60 प्लस है तो आपको वॉकिंग हमेशा जारी रखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा जो हिपोकैम्पस जो ब्रेन सेल्स है वो भी वॉकिंग करते रहने से क्या होता है कि वो बढ़ जाता है। तो एज में क्या होता है कि हमारा जो वाइट मैटर्स जो बोलता है, ब्रेन का जो वाइट मैटर्स लोग धीरे धीरे डीजेनरेट होता है एज का साथ में। तो 60 इयर्स में कभी कभी वो जो डीजेनरेट होके कैल्सिफाइड होके बैठ जाता है ये में ब्रेन में, जिसका वजह से आपका कॉग्निटिव फंक्शंस जो बोलता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। जैसे आपका भूल जाना और रिएक्शन टाइम वगैरह कम हो जाना, या फिर एज में जो रिफ्लेक्सेस वगैरह कम हो जाना, क्योंकि जो हमारा वाइट मैटर्स जो है वो ब्रेन में न्यूरॉन्स जो है कम हो जाता है। तो वॉकिंग करने से क्या होता है कि जो हिपोकैम्पस जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, जो हिपोकैम्पल फंक्शन जो है वो भी फिज़िकली भी ग्रो हो जाता है। जो न्यूरॉन्स जो है ना, वो न्यूरॉन्स जो है फिज़िकली वो हो जाता है, मतलब नंबर्स में भी इम्प्रूव होता है। और उसमें एक प्रोटीन्स होता है, एक कनेक्टिंग प्रोटीन्स जो बोलता है न्यूरॉन्स का, जो ब्रांचेस नर्व्स को ब्रांच करता है, तो वो भी उनका जो ब्रांचिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, जिसका कारण से वो जल्दी जल्दी आपका रीजनरेशन हो जाता है। जो न्यूरॉन्स डोरमेंट होकर जो बैठ गया था वो भी अपने आप खोल जाता है, और जो हिपोकैम्पस का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है रेगुलर वॉक करने से। तो इसलिए जो एज में है उसको रिवर्स कर सकता है, जिसका डिमेंशिया है, जिसको भूलने का आदत है, तो वो सब आप रिवर्स कर सकता है। तो 60 प्लस जिसका है वो रेगुलर वॉक करते रहना है। और स्पेशली हमारा जैसे अभी मैं यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, कुछ साउंड हमको सुन रहे हैं, जो नेचुरल साउंड जो ना, जैसे इंसेक्ट का साउंड, बर्ड्स का साउंड, या फिर स्ट्रीम्स का साउंड। सो नेचुरल में वॉक करना है, जैसे पार्क वगैरह में। हालांकि मेरा यहाँ तो पार्क नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक नेचर है। तो क्या कि नेचर का जो साउंड को जब परसीव करेगा तो भी इनका जो कनेक्टिविटी, न्यूरॉन्स का जो कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए आप नेचर में वॉक कीजिए, क्लोज टू द नेचर, क्लोज टू द नेचर। जैसे अभी जैसे मैं पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो ये सब मेरा न्यूरॉन्स को काम करा रहा है, मतलब मेरा ब्रेन में इफ़ेक्ट हो रहा है नेचुरल साउंड से। तो इसलिए पार्क में वॉक करना ज़्यादा एडवांटेज है। देन आपका जो घर में जो वॉक कर सकता है ना, तो घर में भी तो वॉक कर सकता है ये में मशीन में। तो मशीन में वॉक करना मतलब उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, स्पेशली 60 इयर्स एंड अबव रिटायरी जो घर में जो बैठ रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके लिए जो नेचुरल में वॉक करना ज़्यादा अच्छा है। ये देखो मैं यहाँ पे नदी पे आया हुआ है, ये न्योर्च रिवर है। देखो गंदा तो है, इतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, फिर भी उसका साउंड को मैं सुन रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो,
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचर, क्लोज टू द नेचर में वॉक करना है। तो हमारा जो हिपोकैम्पस न्यूरॉन का ब्रांचिंग प्रोटीन का वजह से जो न्यूरॉन्स जो नर्व प्रोटीन्स हैं उसका जो रीजनरेशंस होता है, उनका प्रोडक्शंस ज़्यादा होता है जब हम नेचर में वॉक करेगा। तो इसलिए नेचर में आपको वॉक करते रहना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा बेनिफिट्स जो है वॉकिंग का, माइटोकॉन्ड्रियल जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, हम लोग बचपन में पढ़ता था माइटोकॉन्ड्रिया ये इज़ द पावर हाउस ऑफ द बॉडी ना। जितना भी हमारा क्रोनिक इलनेस है, जितना भी ओल्ड एज में जो क्रोनिक इलनेस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल सेल कम होने की वजह से। अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम हो गया तो हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जितना भी बॉडी का है हर सिस्टम में इफेक्ट होता है। और ये जो एज का साथ में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल जो है कम हो जाता है। तो इसलिए जब हम रेगुलर वॉक करने से जो हमारा जो लेग मसल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ग्लूटल ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, और हमारा जो ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज़ होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन भी इंक्रीज़ होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो इंक्रीज़ होने का वजह से हमारा जो बदन में जितना भी जो फाइट करने का जो शक्ति है और जितना भी हमारा जो फंक्शंस है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव वॉकिंग में करा सकता है, और वो भी एज में, ओल्ड एज में भी करा सकता है। ऐसा नहीं कि एज हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप वॉक नहीं करने से वो डिक्लाइन हो सकता है, रेगुलरली डिक्लाइन होते जाता है एज का साथ में, लेकिन आप वॉक करते रहेगा तो उसको आप रिवर्स कर सकता है माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स लोग को। तो इसलिए आपको रेगुलर वॉक करना है, स्पेशली जो एज हो चुका है। उसके बाद जो लास्ट और एक और इम्पोर्टेंट वाला वो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा जो बदन में जो आर्टरीज का जो एंडोथेलियल सिस्टम्स जो है वो इम्प्रूव होता है वॉकिंग में। तो एंडोथेलियल सिस्टम क्या है बोलने से, वो हमारा जो ब्लड वेसल्स जो होता है बॉडी में, जहाँ से हमारा पाइपलाइन है, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो होता है, उसका जो वॉल में भी एक फंक्शनल यूनिट है, वो है हमारा एंडोथेलियल लाइनिंग्स। जो ये एंडोथेलियल लाइनिंग्स जो है ये एक फंक्शन का रूप में काम करता है। ये जब ज़रूरत पड़ेगा तो आर्टरी को बड़ा करता है, साइज़ को बड़ा करता है, फिर कम करता है। तो इसका जो स्ट्रोक वगैरह या फिर हार्ट अटैक वगैरह या जो भी हमारा हार्ट और मस्कुलर जो रिलेटेड डिजीज़ है, ये एंडोथेलियल फंक्शन का वजह से होता है। अगर एंडोथेलियल फंक्शन अच्छा नहीं है तो बीमार जल्दी होगा। तो क्या होता है कि एज हो जाने के बाद क्या होता है कि ये एंडोथेलियल फंक्शंस जो है वो कम हो जाता है, उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है, जिसका वजह से इसका फंक्शनल यूनिट जो है कम हो जाता है एज का साथ। तब क्या होता है कि उसमें हमारा हार्ट को उसको ज़ोर से पंप करना पड़ता है, ताकि वो रेजिस्टेंट हो रहा है ना, जिसका वजह से वो रेजिस्टेंट होने का वजह से वो हार्ट जो है नॉर्मली जैसा पंप करता था उससे मतलब ज़्यादा पंप करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम वॉक करने से क्या होता है कि वो जो एंडोथेलियल का जो फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव होता है। तो हार्ट को ज़्यादा पंप करने का ज़रूरत नहीं होता है, नॉर्मली पंप करने से भी वो जो फ्री फ्लो होगा। और जब हार्ट जब उसको पुश करना पड़ता है तो और फिर एंडोथेलियल अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो अंदर में फ्लैग फॉर्म हो जाता है, फ्लैक्स जो है वो डिटेच होके तभी स्ट्रोक वगैरह होता है ना। तो वही एंडोथेलियल फंक्शन कम होने का वजह से होता है। तो एंडोथेलियल फंक्शन जो है हमारा ब्लड वेसल का जो इलास्टिसिटी और वॉल में जो है उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्टेबल तभी रख सकता है ओनली बाय वॉकिंग। अगर आप रेगुलर वॉक करेगा तो क्या होता है कि हमारा मसल, लेग मसल ये सब कंट्रैक्शन होता है ना, जितना भी पेरिफेरल ब्लड्स हमारा जो सप्लाई हो रहा है वो उसको एक्टिवेट करता है। तो वो जो है किक्स देने की वजह से वो जो ब्लड फ्लो जो है अच्छा से फ्लो होता है, और हमारा एंडोथेलियल फंक्शन जो है कंट्रैक्शन होने का वजह से वो हमेशा टाइट रहता है, मतलब वो स्टेबल रहता है, जिसका वजह से वो डैमेज नहीं होता है। डैमेज नहीं होने की वजह से उधर में प्लेग वगैरह फॉर्म नहीं होता है आपका। जो अगर आप स्मोकिंग वगैरह या कर रहा है या फिर कोई ज़्यादा फैट्स वगैरह खा रहा है होने से भी, अगर वो एंडोथेलियल सिस्टम जो है अच्छा होने से वो स्ट्रोक वगैरह इवेंट मतलब नहीं होगा।
तो इसलिए एंडोथेलियल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप हमेशा वॉक करते रहना होता है। तो इसका वजह से हमारा जो ओल्ड एज में जो स्ट्रोक वगैरह या जो भी इवेंट होता है, जो हेल्थ इवेंट, वो मतलब ख़राब इवेंट नहीं होगा। तो यही है, अभी एज हो गया, हमारा काम ख़त्म, हम जितना जीना था जी लिया, अभी हम कुछ नहीं करने से भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। रिटायर होने के बाद भी आपका लाइफ जो है बहुत बड़ा लाइफ बचा है। आप 20-30 इयर्स आराम से जी सकता है रिटायरमेंट होने के बाद भी। तो क्योंकि एज 60 एंड एबव होने का बाद भी आपका रीजनरेशन हो सकता है। क्या क्या रीजनरेशन हो सकता है? आप लेट्स रिवाइज। आपका जो न्यूरॉन्स जो है रीजनरेट हो सकता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है रीजनरेट हो सकता है, आपका एंडोथेलियल फंक्शन जो है रीजनरेट हो सकता है 60 इयर्स एंड एबव में भी, और आपका कार्टिलेज जो कुशन सिस्टम जो है वो कार्टिलेज भी रीजनरेट हो सकता है ओनली बाय वॉकिंग, ओनली बाय एक्सरसाइज। तो वॉकिंग से उसके बाद जब जो हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारा गट माइक्रोबायोम्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रकर्सर्स बोलते हैं हम लोग, वो प्रोड्यूस होता है मतलब हमारा स्टमक में। तो ग्रीन वेजिटेबल भी कंटिन्यू खाते रहिए, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तब वो ये एंडोथेलियल फंक्शन को रेगुलेट करता है और अच्छा स्टेबल देता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कब ज़्यादा होगा? जब हम वॉक करेगा। तो वॉक करने से तो मस्कुलोस्केलेटल का जो कंट्रैक्शन का वजह से वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो हमारा गट माइक्रोबायोम्स जो पेट में है वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से प्रोड्यूस होता है। तो वही हमारा एंडोथेलियल सिस्टम को अच्छे से रखता है, जिसका वजह से आपका बीपी जो और जो हार्ट अटैक वगैरह जितना भी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो कंट्रोल होता है। तो इसलिए अभी वही बोल रहा था कि आपका हेल्थ को जो है एज होने से भी रिवर्स कर सकता है, आपका जो स्ट्रक्चर्स जो है उसको रीबिल्ड कर सकता है। आप एज में जो डिजनरेट हो गया था उसको रीबिल्ड कर सकता है ओनली बाय वॉकिंग। आप वॉकिंग तो कर सकता है, बड़ा एक्सरसाइज अगर आपको करने का नहीं है, उसके लिए इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं है, जिम जाना ज़रूरत नहीं है, आप रेगुलर वॉक करना है। परसिस्टेंट वॉक, परसिस्टेंट मतलब आपको कांस्टेंट वॉक करना होता है, जैसे कि एवरी मॉर्निंग आपको वॉक करना होता है। और मॉर्निंग में वॉक करने से एडवांटेज ये कि आपका नेचुरल सन मिलता है, जैसे अभी हमको मिल रहा है सनलाइट। जो सनलाइट जो है आपके स्किन में पड़ने से क्या होता है कि आपका विटामिन डी जो है बन जाता है, और विटामिन डी जो है हमारा नेचुरल इम्यून सिस्टम का जो प्रकर्सर माना जाता है। अगर वो विटामिन डी अच्छे से हो रहा है तो नेचुरल जो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, जो ओल्ड एज में बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। अपने आप को ध्यान देना, और अपना जो एज पेरेंट्स जो रखा है, जो रिटायरी जो रखा है घर में, बच्चा लोग, बहू लोग, और जितना भी जो यंगर वन लोग, अपना जो रिटायर्ड जो पर्सन है उसको एनकरेज कीजिए वॉक करने के लिए और वॉक करते रहने के लिए, और उनको ध्यान दीजिए। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।